ली मंद मंद अपने गालों को छूती है। उसका चेहरा लाल हो गया है। वह शर्माती हुई सोचती है। वह और भी ज्यादा बोल्ड होता जा रहा है। पिछली बार घर पर डिनर पर, फिर ऑफिस में, और अब तुमने मुझे चूमने की हिम्मत भी कर ली है। वह कहती है, शेन तुम एक बुरे छात्र हो। वह तुरंत मुड़ी और लाल चेहरे के साथ भाग गई। ली के जाने के बाद चेन को फोन आया। चेन न घबराते हुए बोली, शेन क्या तुम स्कूल में हो? मिस लिनु चांग ने कैफे में कुछ छोड़ दिया है। क्या तुम उसकी मदद कर सकते हो और दरवाजा खोल सकते हो? वह थोड़ी देर में आने वाली है और शिया चुआ और मैं दूर हैं, समय पर नहीं पहुंच सकते। शेन ने आराम से कहा, ठीक है। कुछ समय बाद शेन कैफे पहुंचा और दरवाजा खोला। लिनु चांग थोड़ी शर्मिंदगी से बोली, माफ करना शेन, मैंने कैफे में कुछ बच्चों के खिलौने छोड़ दिए थे। पिछली बार लेना भूल गई थी। शेन ने विनम्रता से दरवाजा खोला और कहा, कोई बात नहीं, यह तो एक छोटी बात है। जैसे ही वे अंदर गए, शेन ने लाइट्स चालू कर दी ताकि उसे अपने सामान ढूंढने में आसानी हो। लिनु चांग खिलौने उठाते हुए शिकायत करते हुए बोली, ये सारे खिलौने वही हैं जो बच्चे पहले खेलते थे और भूल गए। शेन पीछे खड़ा होकर सुंदर दृश्य का आनंद ले रहा था और खुशी से बोला, जल्दी नहीं है, आराम से ढूंढो। तुम्हारा बच्चा कितना बड़ा है? वह खिलौने अपनी बैग में रखते हुए बोली, 3.5 साल का है, काफी शरारती है। उसकी हाथ में शराब की बोतल देखकर शेन ने हैरानी से सोचा, शराब? क्या मिस अक्सर अकेले कैफे में शराब पीने आती हैं? कुछ समय बाद लिनु चांग चारों ओर देखती हुई उदास चेहरे से कहती है, मैंने सब कुछ ले लिया है। उसकी स्थिति देखकर शेन ने पूछा, क्या हुआ? क्या तुम अपने कैफे को अलविदा नहीं कह पा रही हो? लिनु चांग एक मेज को हल्के से छूते हुए बोली, यह नहीं है कि मैं अलविदा नहीं कह पा रही हूं, बस पुराने दिनों को याद कर रही हूं। यह हमेशा मेरे पास था, हर दिन और रात मेरे साथ बिताया। शेन ने तुरंत सोचा, यह जेंग शानयांग से जुड़ा होना चाहिए। अगर वह सहज नहीं होती तो अकेले कैफे में शराब नहीं पीती। शेन मुस्कुराते हुए बोला, तुम जब चाहे यहां आ सकते हो। लिनु चांग सिर हिलाते हुए बोली, मैं शायद अब वापस नहीं आऊंगी। यह देखकर वह जा रही थी तो शेन ने उसे वापस बुलाया, मिस लिन, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो क्या मैं तुम्हारे साथ कुछ ड्रिंक ले सकता हूं? लिनु चांग ने पलटकर पूछा, क्या यह ठीक है? शेन ने आराम से कहा, इसमें कुछ गलत नहीं है। दोनों ने एक दूसरे के संकेत को समझते हुए पास की मेज पर बैठकर शराब की बोतल निकाली। शेन ने शराब को गिलास में डाला और पूछा, क्या तुम असहज महसूस कर रही हो? मुझे लगता है कि यह तुम्हारे परिवार से जुड़ा होगा, है ना? लिनु चांग चुपचाप पूछी, तुम कैसे जानते हो? शेन ने अपने गिलास में शराब डालते हुए आराम से कहा, असल में मैं तुम्हारे पति जेंग शानयांग को जानता हूं। वह फूड स्टोर में जनरल मैनेजर है ना। मुझे उसकी करतूतों के बारे में पता है। चेन ना उसकी कर्मचारी थी, उसने तुम्हारे पति के कारण छोड़ दिया था। लिनु चांग हैरान हो गई। उसके चेहरे पर उलझन की झलक आई और बोली, क्या यह संभव है कि वे? शेन ने लिनु चांग के साथ ग्लास टकराया और फिर दोहराया, उन दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ। असल में जेंग शानयांग उसे बार बार परेशान करता रहा और वह स्टोर छोड़कर चली गई क्योंकि वह उसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसने कहा, यह अच्छा है, अन्यथा वह और भी अपराध करता। लिनु चांग ने शराब की चुस्की ली और फिर बोली, असल में मैं हाल ही में तलाक लेने की योजना बना रही हूं। मैंने उसके धोखाधड़ी के काफी सबूत इकट्ठा किए हैं। उसके कई चैट्स देखे हैं जिसमें वह अपने सबॉर्डिनेट्स को धमकाता और रिश्वत देता था। यहां तक कि वह सिर पकड़कर दर्द से याद करते हुए बोली, हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इस तरह का इंसान होगा, लेकिन मैं इस बात को लेकर झिझक रही हूं कि वह मेरे बच्चे का पिता है। यह सोचकर कि जब मेरा बच्चा बिना पिता के परिवार में बड़ा होगा तो उसकी मानसिक स्थिति पर क्या असर होगा। शेन ने इस समय उसे दृढ़ सलाह दी, जब आपको निर्णय लेना हो तो आपको निर्णायक होना चाहिए। बच्चे महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अगर आप इस स्थिति को बच्चे के सामने खींचते रहेंगे तो बच्चे को होने वाला नुकसान और भी बढ़ जाएगा। तो चाहे वह आपके लिए हो या आपके बच्चे के लिए, आपको सही निर्णय लेना होगा। लिनु चांग बोली, जो तुमने कहा वह सही है। वह शेन को हैरानी से देख रही थी और सोच रही थी, मैंने पहले उसे सिर्फ युवा और उदार देखा था, अब सोच रही हूं कि वह मेरे अनुमान से कहीं ज्यादा मैच्योर है। उससे एक अलग ही आकर्षण झलकता है। यह जेंग शानयांग के पास नहीं है। पर्स की ओर देखती हुई शराब पी रही थी और उसके दिल में सोच रही थी, पुरानी कहावत है, आपको केवल किसी आदमी की सूरत नहीं देखना चाहिए, लेकिन सुंदर पुरुषों के साथ रहना कम से कम आपको अच्छा महसूस कराता है।
उसकी शराब और शर्म के कारण चेहरा गुलाबी हो गया था। लिनु चांग धीरे से बोली, शेन, धन्यवाद। शेन विनम्रता से उत्तर दिया, कोई बात नहीं। शराब का गिलास खत्म करने के बाद लिनु चांग खड़ी हो गई और बोली, चलें। शेन भी खड़ा हो गया और बोला, ठीक है। अचानक शायद शराब के कारण लिनु चांग के कदम उसका साथ नहीं दे रहे थे और वह एक तरफ लुढ़क गई। शेन ने जल्दी से उसे सहारा दिया और घबराते हुए बोला, सावधान रहो। लिनु चांग ऊपर देखकर शर्माते हुए बोली, माफ करना। शेन ने शिष्टता से कहा, मिस लिन, तुम किस बात के लिए माफी मांग रही हो? वह दिल ही दिल में बेचैन हो गया। वह बहुत खुशबूदार लग रही है। अचानक लिनु चांग ने चुपके से शेन के गाल को चूम लिया, जिससे वह बिना किसी प्रतिक्रिया के जम सा गया। चुमने के बाद उसने अपना सामान उठाया और चली गई। वह वहां खड़ा होकर लिनु चांग की पीठ को देखता हुआ सोचता है, यह क्या था? उसने मुझे क्यों चूमा? क्या यहां कोई असली जंग नहीं होनी चाहिए थी? वहीं दूसरी ओर लिनु चांग भी बहुत शर्मीली महसूस कर रही थी। वह जल्दी जल्दी रास्ते पर चलती हुई अपने चेहरे को थपथपाती है और सोचती है, जरूर मैं अभी तक होश में नहीं आई हूं। मैंने इतने सालों तक अपनी जिम्मेदारी निभाई है, कभी भी सीमा पार नहीं की। जो थोड़ा सा असामान्य था वह सिर्फ अपनी जरूरतों को खुद हल करना था। आखिरकार यह सब जेंग शोंग की वजह से है। वह सच में नकारा और कमजोर है, लेकिन अभी अभी मुझे क्या हो गया था? इस बीच शेन भी हल्का और खुश महसूस कर रहा था। उसने अपना फोन उठाया और चेन्ना को कॉल किया। हेलो चेन्ना, डॉर्मिटरी बंद है, मैं अब वापस नहीं जा सकता। क्या मैं आज रात तुम्हारे यहां सो सकता हूं? क्या बाहर कमरा किराए पर लूं? उससे पैसे बर्बाद होंगे। चिंता मत करो, मैं आज कुछ नहीं करूंगा, बस गले लग के सो जाऊंगा। 20 मिनट बाद चेन ने जल्दी से दरवाजा खोला, पतले नाइट गाउन में, और शेन की स्थिति देखकर बोली, हे भगवान, तुमने कितना पिया है? शेन दरवाजे पर झुका हुआ सिर झुकाकर बोला, स्कूल के लीडर्स के साथ एक दावत थी। चेन्ना ने बेचैनी से उसे अंदर सहारा देते हुए कहा, पहले 10 मिनट बैठकर आराम करो, फिर शावर ले लेना। मैं तुम्हारे लिए हैंगओवर की चाय बनाती हूं। चेन्ना कुछ कदम ही बढ़ी थी कि शेन ने उसे पीछे से गले लगा लिया और बुदबुदाया, रुको, पहले मुझे गले लगाने दो, मुझे गले लगाना है। शेन के हाथ धीरे धीरे चेन्ना के शरीर को महसूस कर रहे थे। चेन्ना शर्माते हुए बोली, क्या यह सिर्फ गले लगाना है? शेन ने चिढ़ाते हुए कहा, मैं बस गले लगा रहा हूं, कुछ नहीं करूंगा। पुरानी यादें चेन्ना के दिमाग में वापस आ गईं। वह सोचने लगी, पहली बार उसने मुझे धोखा दिया था, कहकर पानी पीने जा रहा हूं। दूसरी बार उसने ट्रेनिंग का बहाना किया। इस बार कारण और भी कमजोर था। शेन मासूमियत से बोला, चेन्ना, क्या हमारे बीच थोड़ा भी विश्वास नहीं है? चेन्ना शर्माते हुए बोली, ठीक है, तुम बिस्तर में उस कंबल के साथ सो सकते हो, भले ही बस गले लगाना हो। हम अलग अलग कंबल में भी गले लगा सकते हो। शेन ने चेन्ना को कंबल में दुबका हुआ देखा और मुस्कुराते हुए सोचा, पिछले 2 बार के बाद मुझे लगता था कि चेन्ना ने अब इसे अपने दिल में स्वीकार कर लिया है। अनपेक्षित रूप से वह अब भी दूरी बनाए रख रही है, हालांकि रात लंबी है और कई तरीके हैं। यह सोचते हुए शेन ने छींक मारी, जिससे चेन्ना घबराकर बैठ गई। उसने कंबल में लिपटे हुए बुदबुदाया, ठंड है, बहुत ठंड है। चेन घबराई हुई बोली, क्या हुआ शेन? वह कमजोर आवाज में बोला, ऐसी बहुत ठंडा है। लड़की जल्दी से बिस्तर से उठी और बोली, मैं इसे ठीक करती हूं। शेन ने चेन की बांह पकड़ी और कहा, इतना कष्ट देने की जरूरत नहीं है। उसने चेन्ना को अपने नंगे शरीर से गले लगा लिया और स्पष्ट रूप से बोला, इसकी जरूरत नहीं है। अगर हम दोनों एक ही कंबल में ढक लें तो फिर ठंड नहीं लगेगी। फिर लड़की को शेन ने पीछे से हमला किया और वह बस चुपचाप सिसकियां लेती रही। शेन ने खुशी से कहा, देखो, अब ठंड नहीं लग रही। एक जोशीली रात के बाद शेन अगली सुबह उठा, लेकिन चेन्ना उसके पास नहीं थी। उसके पास सिर्फ एक पत्र था, मैं कैफे जा रही हूं, तुम गंदे आदमी। मैंने तुम्हारे कपड़े धो दिए हैं, लेकिन वे सूखे नहीं हैं, तो मैंने तुम्हारे लिए नए कपड़े खरीदे हैं। नाश्ता स्टीमर में है, अगर तुम उठकर ठंडा महसूस करते हो तो खुद इसे गर्म कर लेना। शेन ने यह संदेश पढ़ा और उसे इतना खुश महसूस हुआ कि उसने सोचा, कहाँ मिलेगी मुझे इतनी अच्छी लड़की? मुझे उसे इनाम देना होगा। मैं जरूर उसे इनाम दूंगा, समय निकालकर उसके लिए एक कार खरीदूंगा। अचानक फोन की घंटी बजी और स्क्रीन पर लियू मिंगलू का गर्म शरीर और मजबूत आवाज दिखाई दी, तुम कब मेरे साथ जिम आ रहे हो? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं।
शेन ने जल्दी से फोन को एक तरफ रख दिया और अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। उसने सोचा, सुबह सुबह यह क्या देख रहा हूं? यह चेन ना सबसे अच्छी दोस्त है, मैं नहीं देखूंगा। लिu मिंगलू ने यह देखा और अपने गोल गोल स्तनों को फोन के पास रखते हुए बहकाती हुई आवाज में बोली, तुम फोन इतनी दूर क्यों रख रहे हो? क्या हुआ? क्या तुम डरते हो कि मैं तुम्हें खा जाऊं? शेन ने मन ही मिंगलू को घूरते हुए सोचा, कमबख्त, यह सुडौल महिला मुझे स्पष्ट रूप से सिड्यूस कर रही है। लिu मिंगलू से बात करते समय अचानक एक कॉल आई। शेन युआन ने हैरान होकर बुदबुदाया, टीचर कॉल कर रही हैं। उसे उससे कहना पड़ा, मैं अभी व्यस्त हूं, बाद में कॉल करूंगा। लिu मिंगलू आंख मिचकते हुए जवाब दे, ठीक है, पहले अपना काम करो। शेन युआन ने फोन उठाया और आराम से पूछा, टीचर ली, क्या हुआ? ली सोर खुशी से बोले, तुम्हारी रिक्वेस्ट को स्कूल बोर्ड और शिक्षा विभाग द्वारा मंजूरी मिल गई है। अगले 2 दिनों में वे दस्तावेज तैयार करेंगे और प्रचार शुरू करेंगे। जब स्कूल को छात्रों द्वारा दिए गए एप्लीकेशन फॉर्म्स और प्रोजेक्ट प्रपोजल्स मिलेंगी तो वे उन्हें तुम्हारे पास मूल्यांकन के लिए भेजेंगे। शेन ने जिज्ञासु होकर पूछा, क्या एप्लीकेशन फॉर्म्स में ऊंचाई, वजन और पर्सनल फोटो शामिल होगा? वह समझ नहीं पाई और पूछा, क्या मुझे यह जानकारी भरनी होगी? ऊंचाई और वजन का एंटरप्रेन्योरियल इरादों से क्या लिंक है? शेन युआन मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बिल्कुल है। जो लोग एंटरप्रेन्योर होते हैं उन्हें अच्छा दिखना चाहिए। मैं उनकी शक्ल देखकर यह मूल्यांकन कर सकता हूं कि वह छात्र डिसिप्लिन जीवन जीते हैं या नहीं। मेरे स्टैंडर्ड्स बहुत ऊंचे हैं। ली हैरान हो गई। उन्होंने महसूस किया कि कुछ अजीब है, लेकिन फिर भी उसने सहमति व्यक्त की। ठीक है, मैं यह आइटम जोड़ दूंगी। सचिव लू ने युवा लीग कमेटी के छात्र कैडर से आपको संपर्क करने के लिए कहा है। शेन युआन ने कंबल पलटते हुए बिस्तर से उठते हुए शांतिपूर्वक कहा, तो इस समय मेरी तरफ से कोई समस्या नहीं है। ली सोर अचानक अपना स्वर बदलती हैं। वह शर्माई हुई, उसका चेहरा लाल हो गया और उसने हिचकिचाते हुए कहा, शेन, मेरी छोटी बहन और मैं कल सुबह शिफ्ट कर रहे हैं। क्या तुम फ्री हो? शेन ने तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल, मैं कल मिलता हूं। आधे घंटे बाद नाश्ता करने और बाहर जाने की तैयारी करते हुए शेन का फोन फिर से बजा और उसने ध्यान दिया। शेन ने बुदबुदाया, यह लिu मिंगरू फिर से क्यों कॉल कर रही है? जैसे ही उसने फोन उठाया, लिu मिंगरू ने शिकायत करना शुरू किया, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुमने नहीं कहा था कि थोड़ी देर में मुझसे मिलने आओगे? आधे घंटे से ज्यादा हो गया और तुम अब भी खत्म नहीं हुए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। शेन युआन ने उदासीनता से जवाब दिया, मैं व्यस्त हूं, मैं बाहर जाने की तैयारी कर रहा हूं। मैंने 2 फर्नीचर कंपनियों के साथ बैठक तय की है। हम विला के डिजाइन प्लान पर चर्चा करेंगे। लिu मिंगरू यह सुनकर उत्तेजित होकर बोली, तो क्या तुम्हें एक बर्डन चाहिए? शेन युआन इस और कपड़े पहनते हुए बोला, तुमने कहा कि तुम एक बर्डन हो, तुम्हें साथ ले जाने का क्या फायदा? लेकिन अगर तुम सच में जाना चाहती हो तो साथ चल सकती हो। वह सोच रहा था। हालांकि लिu मिंगरू थोड़ा छेड़खानी करने वाली है। वह जब प्लान पर चर्चा करती है तो भावनात्मक समर्थन देती है। मेरे पास एक खूबसूरत लड़की होने से मुझे डिजाइन पर चर्चा करते समय मदद मिलेगी। लिu मिंगरू इस ओर खुश होकर आंख मारते हुए बोली, ठीक है, तो तुम मुझे लेने आओ, मैं जिम में तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। शेन युआन ने यह सुनकर बस एक साधारण ठीक है कहा और फोन काट दिया। कुछ समय बाद शेन वहां पहुंचा। जैसे ही वह कार से बाहर निकला, एक आदमी उसके पास आया और पूछा, भाई, क्या तुम भी किसी का इंतजार कर रहे हो? चलो मैं अंदाजा लगाता हूं, क्या तुम लड़की का इंतजार कर रहे हो? शेन ने सामने खड़े आदमी को देखा और सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल। आदमी ने शेन का निरीक्षण किया और फिर टिप्पणी की, तुम्हारी कार बुरी नहीं है, लेकिन कार बस ठीक है लड़कियों का पीछा करने के लिए। अगर तुम टॉप टियर लड़कियों का पीछा करना चाहते हो तो ये काफी नहीं है। अगर तुम गॉडेस को जीतना चाहते हो तो तुम्हें मेरी तरह कार चलानी होगी, तुम्हें और मेहनत करनी होगी, बच्चे। यह कहते हुए वह अपनी लग्जरी कार के पास खड़ा होकर आत्ममुग्ध होकर मुस्कुराया। शेन युआन ने आराम से मुस्कुराते हुए कहा, क्या सच में? इस पल लिu मिंगरू सेक्सी कपड़े पहने और गुलाबी चेहरे के साथ उसकी ओर बढ़ी। आदमी ने उसे देखा और तुरंत अपनी आवाज बदलते हुए बोला, मिंगरू, तुम आखिरकार ऑफिस से बाहर आई हो। मैं तुम्हारा बहुत इंतजार कर रहा था। चलो खा लें। क्या खाना चाहोगी? लिu मिंगरू ने सिर झुकाकर प्रोफेशनल मुस्कान दी और कहा, प्रेसिडेंट फैन, मुझे खेद है, मैंने एक दोस्त से मिलने का तय किया है। मैंने अभी टेक्स्ट मैसेज में तुमसे ये कहा था। उसके दिल में उसने सोचा, प्रेसिडेंट फैन सच में?
बहुत अमीर है, लेकिन वह सारी चीजें उसके माता पिता ने उसे दी हैं। वह खुद से बहुत कम पैसे नियंत्रित कर सकता है। लेकिन शेन युआन अलग है, तो वह सिर्फ दूसरे स्थान पर रह सकता है। फिर भी प्रेसिडेंट फैन ने हार मानते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ भी जा सकता हूं। मैं तुम्हें लंच के लिए ट्रीट करूंगा, अगर तुम्हारे दोस्त को कोई आपत्ति नहीं हो। शेन ने शिष्टता से लियू मिंगलू के लिए कार का दरवाजा खोला और फैन नामक आदमी से कहा, माफ करना भाई, मुझे उन लोगों के साथ बैठकर खाना पसंद नहीं आता जो जी क्लास कार चलाते हैं। कार में बैठने के बाद लियू मिंगलू ने दरवाजा बंद किया। चमकती मुस्कान के साथ लियू मिंगलू ने कहा, चलो शेन युआन। उसने मौके का फायदा उठाते हुए आदमी के पास से निकलने की कोशिश की और उसे चिढ़ाते हुए कहा, इसे जाने दो। वह इतना गुस्से में था कि उसने दांत भींच लिए, यकीन नहीं कर पा रहा था और सोच रहा था, मिंगलू इस बच्चे की कार में बैठ गई, ये क्या हो रहा है? मैं जी क्लास चलाता हूं और फिर भी उसे जीत नहीं पाया। कुछ समय बाद सड़क पर लियू मिंगलू कार में बैठी हुई थी और आराम से कह रही थी, वो हमारे स्टोर का एक हाई एंड सदस्य है। उसने काफी पैसा जमा किया है, उसका परिवार भी काफी अच्छा है। उसकी कार की कीमत 2 मिलियन से ज्यादा है। शेन युआन ने बिना ज्यादा रुचि दिखाए पूछा, तो क्या हुआ? लियू मिंगलू ने बताया, वह मुझे लंबे समय से परस्यू कर रहा है, लेकिन मैंने अब तक कभी भी हाँ नहीं कहा। शेन युआन ने सिर्फ एक लापरवाही से जवाब दिया। लियू मिंगलू ने उसकी निष्क्रिय स्थिति देखी और थोड़ी नाखुश हो गई। उसने मुंह फुलाते हुए पूछा, आज तुम इतने कम क्यों बोल रहे हो? ये तो तुम्हारा तरीका नहीं है। शेन युआन ने जवाब दिया, तुम चाहती हो कि मैं क्या कहूं? मिंगलू चुपचाप बोली, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि तुम आज उतने उत्साही नहीं हो। शेन युआन ने सोचा कि वह मुंह फेरकर गुस्से का नाटक कर रही है और दिल ही दिल में मुस्कुराया और सोचा, बिल्कुल, मुझे तुम्हारे विचार अच्छे से समझ में आ रहे हैं कि सिर्फ मैं ही नहीं, बल्कि और भी कुछ लोग हैं जो तुम्हारे पीछे हैं। तुम चाहती हो कि मैं चिंतित महसूस करूं, लेकिन मैं लापरवाही से कह रहा हूं। वो फिर बोला, पुरुष तभी सक्रिय होते हैं जब वे कसरत कर रहे होते हैं या कसरत करने वाले होते हैं, लेकिन तुम मेरे साथ बास्केटबॉल नहीं खेल रही हो, तो मैं कैसे सक्रिय हो सकता हूं? लियू मिंगलू तुरंत मुड़ी और शेन युआन को देखकर चिल्लाई, शेन युआन, तुम बड़े हपसी हो। उसने शेन युआन का हाथ पकड़ा और पूछा, क्या सभी पुरुष तुम जैसे हपसी होते हैं? शेन युआन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम कह रही हो कि मैं हवस में हूं, लेकिन मैं तो बास्केटबॉल खेलने की बात कर रहा हूं। लियू मिंगलू का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने कहा, अब और कुछ मत कहो। पिछली बार कैफे में जैसे ही मैं बाहर गई, तुम सीढ़ियां चढ़ गए और चेन्ना के साथ कुश्ती करने लगे। मुझे पता है कि तुम कितने बड़े हपसी हो। शेन युआन ने सुना और सोचा, लगता है ये बात लियू मिंगलू अपनी पूरी जिंदगी याद रखेगी। शेन इस पर बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने विषय बदलते हुए पूछा, ये 2 दिन तुम इतनी फुर्सत में क्यों हो? तुम मेरे पीछे पीछे आ रही हो? लियू मिंगलू ने सीधे कहा, मैं फुर्सत में नहीं हूं, बस मैंने तुम्हारे लिए कुछ प्राइवेट सेशंस पीछे कर दिए हैं। शेन युआन ने पलटकर प्रशंसा करते हुए कहा, तो मुझे थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हो रही है। लियू मिंगलू ने उसे मायने भरी नजरों से देखा और कहा, अगर तुम्हें शर्मिंदगी हो रही है तो मुझे कुछ स्वादिष्ट खाने के लिए बुलाओ ताकि मुझे मुआवजा मिल सके। शेन ने चमकते हुए जवाब दिया, कोई बात नहीं, मेरे पास तुम्हारे खाने के लिए बहुत कुछ है। लियू मिंगलू ने यह सुनकर शर्माकर जवाब दिया, क्या कहा तुमने? तुम तो बस दूसरों से फायदा उठाने की सोचती हो। वह जोर से हंसा और कहा, ठीक है, अब तुम्हें तंग नहीं करूंगा। पहले खाना खाते हैं, फिर हम डिजाइन फर्म जाएंगे। कुछ देर बाद डिजाइन फर्म में डिजाइन डायरेक्टर फुजांग माई बाहर आई और उत्साह से अभिवादन किया। नमस्ते शेन, मैं फुजांग माई ग्वांडिंग की मुख्य डिजाइनर हूं। चलिए बैठते हैं और बात करते हैं। शेन ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, हम इसे संक्षेप में रखें। मैंने पहले ही कल ऑनलाइन आपके पास अपनी सभी आवश्यकताएं बता दी हैं। मैं आज यहां सिर्फ योजनाओं को देखने आया हूं। फुजांग माई ने बैठते हुए स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया, आपके बजट और जरूरतों के आधार पर हमने 3 डिजाइन शैलियां तैयार की हैं, यूरोपियन, लाइट लग्जरी और न्यू चाइनीज। आप इन्हें देख सकते हैं और जो पसंद आए उसे चुन सकते हैं। यदि कोई समस्या हो तो हम इसे डिस्कस कर सकते हैं। लियू मिंगलू एक ओर बैठी हुई थी और चिल्लाई, तीनों बहुत सुंदर है। उसने शेन से जिज्ञासा से पूछा, तुम्हारा बजट क्या है? शेन युआन ने हल्के से लेकिन जोर से कहा, 20 मिलियन। लियू मिंगलू ने हैरान हो गई,
और सोचने लगी एक विला जो 10 मिलियन से ज्यादा है और सजावट के लिए 20 मिलियन, तो उसके पास कम से कम 100 मिलियन युआन की संपत्ति होगी। लगता है कि मैंने उसकी क्षमता को कम आंका था। पहले वाले तरीके अब भी पर्याप्त नहीं है, मुझे इसे और बढ़ाना होगा। यही सोचते हुए उसने अपने कपड़े और स्कर्ट को खींचते हुए अपनी बॉडी की कर्व्स को पूरी तरह से दिखाया। 15 मिनट के बाद सभी लोग खड़े हो गए। शेन ने कहा कि चलो न्यू चाइनीज डेकोरेशन के साथ आगे बढ़ते हैं। जो मैंने पहले बताया था उसमें ये भी जोड़ देना। जब सब रिवाइज कर लोगे तब हम फिर से बात करेंगे। वैसे भी मेरी एक और कंपनी के साथ भी मीटिंग है, दोनों को कंपेयर करने के बाद ही डिसीजन लूंगा। चीफ डिजाइनर बोली, नो प्रॉब्लम, ऑप्शंस को कंपेयर करना तो समझदारी है। वैसे मिस्टर शेन, क्या आपके पास आज रात टाइम है? हमारे जनरल मैनेजर आपको डिनर पर ट्रीट करना चाहते हैं। चाहे डील हो या ना हो, वो बस दोस्ती करना चाहते हैं। शेन ने कहा, मैंने तो अभी तक ऑर्डर भी नहीं दिया है। ऐसे में डिनर करना थोड़ा ज्यादा नहीं हो जाएगा? वो बोली, नो प्रेशर मिस्टर शेन, हमारे बॉस सच में बस फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। शेन ने डिनर के लिए हाँ कर दी। उसने फिर शेन को अपना वेचार्ट पर ऐड किया और रेस्टोरेंट का लोकेशन भेज दिया। शेन और वो लड़की फिर वहां से निकल गए। डिजाइनर हैरान रह गई और सोचने लगी, 20 मिलियन का रिनोवेशन, ये तो खुद घर से भी महंगा है। बस ये एक प्रोजेक्ट पूरी कंपनी को चला सकता है। ये लड़का कोई नॉर्मल रिच किड नहीं है, हमें इसे बहुत अच्छे से ट्रीट करना पड़ेगा। इसके बाद वो मैनेजर के केबिन में गई और संतुष्ट चेहरे से बोली, मिस्टर शेन ने आज रात डिनर के लिए हाँ कर दी है। जनरल मैनेजर वान ने गंभीर चेहरे से कहा, डिनर के बहाने मीटिंग करना डील क्लोज करने के चांसेस बढ़ा देता है। हम इस वहल को किसी और कंपनी के हाथ नहीं जाने दे सकते। क्या वो अकेले आया था? वो बोली, नहीं, एक लड़की को साथ लाया था, लेकिन वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं लग रही थी। वान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बस यही अच्छा है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। ध्यान रखना, आज रात सू को भी बुलाओ। मिस्टर शेन जैसा वीआईपी हमारे एस प्लेयर को डिजर्व करता है। गाड़ी में लियू मिंगलू ने अपने कर्व्स को सिलेक्टिव अंदाज में दिखाते हुए कहा, शेन, क्या तुम एसी चालू कर सकते हो? बहुत गर्मी लग रही है। शेन मुस्कुराते हुए बोला, सच में? मुझे तो बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही। वो शरारती अंदाज में बोली, वैसे भी अब आगे का क्या प्लान है? शेन ने हंसते हुए कहा, तुम वापस काम पर नहीं जा रही, या फिर एक और फ्री का खाना खाने का प्लान है? लियू मिंगलू उसकी तरफ झुकते हुए और शर्माते हुए बोली, आज मैं पूरे दिन तुम्हारे साथ रहूंगी, खाना पीना और मस्ती करना। आज मैं तुम्हारी छोटी सी परछाई बन गई हूं। शेन ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, मेरी परछाई तो नियम फॉलो करती है। अगर साथ रहना है तो पूरा दिन और रात साथ बितानी होगी। कौन बस दिन में ही साथ चलता है? उसके दिमाग में कुछ अजीब अजीब ख्याल आने लगे और वो शर्माते हुए बोली, पूरा दिन और पूरी रात, इतनी देर तक? बड़े बिगड़े हुए हो तुम। फिर वो उसकी तरफ झुकते हुए नटखट अंदाज में बोली, जो भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो नहीं उतरने वाली, मैं आज तुम्हारे साथ ही रहूंगी।